आज से आप भी वाइटल टी के पैक्स लाएं एंड गेट अ चांस टू विन बिग विद वाइटल। वाइटल पियो, जिंदगी जियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमुन नबीयीन। चंद दिन पहले ज़िक्र किया था मैंने हक्कबी जो अमेरिकन सफ़ीर है इसराइल के अंदर, उसने एक स्टेटमेंट दिया था जिसके बारे में पिछले वीलॉग में ज़िक्र किया गया। लेकिन उसने बहैसियत अमेरिका के सफ़ीर का ये एक इंटरव्यू दिया जिसमें उसने कहा कि इसराइल का हक़ बनता है कि वो पूरे मिडल ईस्ट के ऊपर कब्ज़ा कर ले। और उसके बाद एक दौरा इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी का इसराइल का दौरा जो कुछ सालों के बाद हुआ, और वहाँ पर पार्लियामेंट को भी एड्रेस किया उन्होंने, और बहुत से जो कहते हैं कि दफाई माहदे भी किए इसराइल के साथ। कहते हैं कि 10 अरब डॉलर के करीब के माहदे उन्होंने किए, जिसमें ना सिर्फ ड्रोन टेक्नोलॉजी बल्कि एक और ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे कि मिसाइल्स को हिट किया जा सकता है और दीगर तनसीबात को हिट किया जा सकता है, या कोई इंटरफेयर कर रहा हो उसको हिट किया जा सकता है, उसकी ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी फ्रॉम इसराइल टू इंडिया। तो ये शुरू से कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान और इसराइल का जो गठजोड़ है ये एक बड़े भाई छोटे भाई वाला है, और ये अब से नहीं है। ये जब से खदशात पैदा हुए थे कि पाकिस्तान न्यूक्लियर होने को जा रहा है 1980s में, उस वक्त से इंडिया और इसराइल ने सर जोड़कर ये सोचना शुरू कर दिया था कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को कैसे हिट किया जाए और क्या तरीका निकाला जाए उसको उड़ाने के लिए। और इससे आपको पता है कि 1986 में हिंदुस्तान ने और इसराइल ने मिलकर कऊटा पे अटैक का प्लान किया, जिसको फिर पाकिस्तान ने ना सिर्फ रिपल्स किया बल्कि हमारे जो एयरफोर्स है वो ऐसे मिशन तैयार किए गए थे कि जिसने वन वे मिशन पे इसराइल भी जाना था, और तुरंबे में इंडिया का जो है न्यूक्लियर प्रोग्राम उसको उड़ाने के लिए भी एक स्क्वाड्रन को तैयार किया गया। और एक स्क्वाड्रन ऐसा था जिसने जाना था और वापस नहीं आना था क्योंकि रिफ्यूलिंग नहीं हो सकती थी, और एक रास्ता जो था बड़ा लंबा था और वहाँ जाकर इसराइल के अंदर अटैक करना था। और फिर 48 घंटे हमारे जो जहाज़ हैं वो हवा में रहे, जिसकी वजह से फिर हिंदुस्तान को ये खौफ आ गया और उन्होंने फिर इसराइल को मना कर दिया। तो ये गठजोड़ जो है ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है। लेकिन देखिए नरेंद्र मोदी के दौरे के बाद क्या हुआ कि जैसे ही वो दौरा वहाँ पर जारी था, यहाँ पर अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया, और फिर उसका जवाबी हमला भी पाकिस्तान को करना पड़ा। और दूसरी तरफ जैसे ही वो दौरा ख़त्म हो के वापस आए तो मालूम नहीं कि क्या बातें हुई वहाँ पर, क्या गुफ्तगू हुई, लेकिन फ़ौरी तौर पर इसराइल ने जो है वो ईरान पर हमला कर दिया। और फिर इसराइल की सपोर्ट करने के लिए अमेरिका भी ने आज ईरान पर हमला कर दिया। और उसके अंदर से निकालना क्या चाह रहे हैं कि जो बातचीत हो रही है उसमें ट्रंप खुश नहीं था, अमेरिका खुश नहीं था कि जो उन्होंने कहा कि हम 20% तक सिर्फ इन्रिचमेंट करेंगे, तो उसने कहा कि नहीं ये तो बहुत ज़्यादा है, ये भी हमें कबूल नहीं है। और ख़ास तौर पे उनकी जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है कि इसको भी साथ साथ ही ख़त्म कर दें। बेसिक आइडिया ये है कि एक तरफ पीस पोर्ट बनाकर इसराइल को कंफर्टेबल किया जाए, उसमें कुछ मुस्लिम ममालिक हैं, कुछ दीगर ममालिक हैं, उसके अंदर ज़्यादातर मुस्लिम ममालिक ही हैं जो मुझे नज़र आ रहे हैं पीस बोर्ड के अंदर। कम ऐसे ममालिक हैं जो नेटो के मेंबर थे या जो अमेरिका के साथ जिनके बड़े ताल्लुकात थे, बरतानिया हो गया, इधर हो गया, और रूस और चाइना तो बिल्कुल ही अपने आप को उन्होंने अलग रखा हुआ है इससे। तो उस पीस बोर्ड को बनाकर इसराइल को कंफर्ट किया गया और हमारा ध्यान जो है वो रियल इशू से हटा दिया गया। उधर अफ़गानिस्तान को हिंदुस्तान ने या इसराइल ने जिसने भी कह कर कि इस रमज़ान के महीने में पाकिस्तान पर अटैक करवाया, और फिर उसकी रिटेलिएशन में पाकिस्तान ने जो और कुछ बस मेरा ख्याल है और कोई रास्ता ही नहीं था कि मजबूरन फिर पाकिस्तान को भी अफ़गानिस्तान पर हमला करना पड़ रहा है। और कई जगह पर जो कि कल DGISPR ने बताया कि कितना अफ़गानिस्तान का नुकसान हुआ है। लेकिन ये देख लें कि जो उनका था संदूर और हमारा जो था बयान मरसूस, उसके बाद यानी 10 मई के बाद जब ट्रंप ने इंटरवीन किया और हिंदुस्तान ने ट्रंप को रिक्वेस्ट की और उसने इंटरवीन किया और पाकिस्तान इंडिया के बीच में एक ब्रेक थ्रू आ गया। लेकिन इस दौरान जो हिंदुस्तान की बेइज्जती हुई है वो उसको अभी तक हज़म नहीं हुई। उसमें उनके जहाज़ भी गिरे, ट्रंप तो उनको 11 तक ले गया, लेकिन 6 के करीब जहाज़ थे जो कि पाकिस्तान ने, जिसका सबूत मौजूद है कि उनके गिराए हमने। और उसका बदला लेने के लिए फिर आपने देखा कि ये हिंदुस्तान ने पहले ही कह दिया था कि हम पाकिस्तान को ब्लीड करेंगे, तो उनको 2 रास्ते मिल गए। एक, हमारे ताल्लुकात अफ़गानिस्तान से ख़राब थे तो हिंदुस्तान को मौका मिल गया अफ़गानिस्तान के अंदर घुसने का, मुआहदा करने का, और वहाँ से फिर उन्होंने TTP को और दीगर ऐसी जो तंजीमें हैं उनको होशियार किया
उनको इक्विपमेंट दिया, उनको पैसे दिए, और ये कि पाकिस्तान के अंदर आकर उन्होंने दहशतगर्दी शुरू कर दी, जिससे कि फिर बलूचिस्तान में भी आपने देख लिया कि वहाँ पर भी फितना अल हिंद जो है वो बड़ा एक्टिव था, और उसने हाल ही में जो 14 हमारे डिफरेंट जगहों पर BLA ने जो हमले किए, उसकी भी कहानी हमारे सबके सामने है। तो एक दो बातें जो इसमें से हमें समझ नहीं आ रही कि देखिए, ये इंडिया इसराइल गठजोड़ सिर्फ इंडिया इसराइल का नहीं है, इसमें लग रहा है कि अमेरिका भी बीच में शामिल हो रहा है या हो चुका है, क्योंकि इसराइल के बगैर उनका रहना बड़ा मुश्किल है। और इसराइल बेसिकली डिक्टेट करता है अमेरिका को, वो और किसी को डिक्टेट नहीं कर सकता इतना जितना वो अमेरिका को डिक्टेट कर सकता है, कि अमेरिका की इकॉनमी, अमेरिका की पॉलिटिक्स और अमेरिका के फाइनेंशियल मामला जो हैं, और ख़ास तौर पर मीडिया भी, वो इसराइल के हाथ में है, और वो ज़ायनिस्ट जूज़ के हाथ में है, जो कि एक्सट्रीमिस्ट कह लें, जिनको फंडामेंटलिस्ट जूज़ कह लें, और वो जिधर चाहते हैं उनकी पॉलिसी को, उनकी सोच को टिल्ट कर देते हैं। अब मसला ये है, जो सवाल ये पैदा होता है कि जो मेरे जहन में बहुत अरसे से आ रहा था, क्योंकि हमारे हाँ भी बहुत सी जितने मुँह हैं उतनी बातें की जा रही हैं। एक हाल ही में बयान आया, एक हमारे बड़े ही मशहूर एंकर हैं, उन्होंने जनरल ज़िया-उल-हक शहीद की एक जो स्पीच थी, जिसमें उन्होंने कहा कि अफ़गान मुजाहिदीन के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला इनको कामयाबी अता करे, क्योंकि अगर इनको नुकसान हुआ तो अगला नुकसान जो है वो पाकिस्तान का होगा। उसको उठाकर आज से जो 37 साल भी से तकरीबन 40 साल पहले की ये बात है, उसको उठाकर अब मिला रहे हैं। जैसे कि मैं अगर आज ये कहूँ कि आज जितनी दहशतगर्दी पाकिस्तान के अंदर हो रही है या बलूचिस्तान के अंदर हो रही है, ये उस वक़्त की थी जब गौस बख्श मरी और अताउल्लाह मेंगल जो है वो अफ़गानिस्तान चले गए थे, और बलोची जो थे पहाड़ों पे चढ़ गए थे। ये उसका जो है एक सीक्वेंस है जो अब वहाँ चलना शुरू हुआ है BLA की शक्ल में। उस वक्त जो जनरल ज़िया-उल-हक शहीद की पॉलिसी थी, और उन्होंने हमारे और भी बहुत से लोग हैं जिनको कुछ कहते हैं कि ज़ुबान बहुत चलती है, और उठते हैं तो कुछ ना कुछ उन्होंने शोशा छोड़ना होता है अपने आप को नुमायाँ करने के लिए। तो क्या उस वक़्त जब पाकिस्तान ने ये फ़ैसला किया था कि रूस को वहाँ अफ़गानिस्तान के अंदर रोकना और उनको आगे नहीं आने देना, उसका मकसद ये था। जब जनरल ज़िया-उल-हक शहीद ने कहा कि इनको दुआ करें, इनको शिकस्त ना हो, क्योंकि अगर इनको शिकस्त होगी तो रूस वहाँ बैठा हुआ है, अगली बारी आपकी है। वो रूस के हवाले से कहा गया था, वो ना तो उन मुजाहिदीन के हवाले से कहा गया था, ना तालिबान के हवाले से कहा गया था, लेकिन हम अब उसको मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं और उसको एक शोशे के तौर पे हम इसको छोड़ने की कोशिश करें। बहरहाल बात यह है कि सवाल ये पैदा होता है कि आज जो TTP है पाकिस्तान पर हमले कर रही है, उनसे सवाल ये है, और अफ़गानिस्तान से भी सवाल ये पैदा होता है कि वो चाहते क्या हैं, उनकी डिमांड क्या है। पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है, ये रमज़ान का महीना है, इस महीने में दोनों तरफ से मुसलमानों को मार रहे हैं, और जिन्होंने शोशा छोड़ा हिंदुस्तान, वो इसराइल के साथ बैठकर पीछे बड़े मज़े से एक तमाशा देख रहा है कि पाकिस्तान ने अब अपना दूसरा फ्रंट भी खोल लिया अफ़गानिस्तान के साथ। एक हमारा ईस्टर्न बॉर्डर है, एक हमारा वेस्टर्न बॉर्डर है, दोनों तरफ हमारे खुल गए हैं। किस वजह से? कि वो इंसर्जेंसी जो इंडिया जिसको दाना फेंक रहा था और वो पाकिस्तान के अंदर हमले कर रहे थे, वो इस हद तक आगे चले गए कि हमें अफ़गानिस्तान पर हमला करना पड़ा, क्योंकि अफ़गानिस्तान की हुकूमत भी कुछ इतनी समझदारी से काम नहीं ले रही थी। बीच में बहुत से मुसलमान ममालिक जो बीच में पड़े, और उन्होंने कोशिश भी की थी, लेकिन वो कामयाबी नहीं हुई कि क्या चाहते हैं वो पाकिस्तान से। हमें मालूम हो जाए कि अगर तो ये एक इस्लामी मुल्क है, हमारा आइन जो है वो इस्लामी है, आर्टिकल 2A के मुताबिक कोई कानून जो है वो इस्लाम से मुतसादम जो है वो नहीं बन सकता, जो दीन से और सुन्नत से मुतसादम हो वो नहीं बन सकता। हमारी इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल उसको चेक कर रही है, और अल्लाह के फजल करम से जितने नमाजी परहेज़गार और जितने रमज़ान की अकीदत रखने वाले हमारे पाकिस्तान के अंदर लोग हैं, शायद मुसलमानों के अंदर किसी और मुल्क में इतने ना हों, लेकिन फिर भी अगर कोई डिमांड है उनकी तो वो सामने आनी चाहिए कि भाई क्यों इस तरह आकर हमले कर रहे हो, क्यों लोगों को, बेगुनाह लोगों को मार रहे हैं। क्योंकि ये तो क़यामत के नज़दीक की जो पेशगोई है, जो एक हदीस है कि क़यामत के नज़दीक एक ऐसा वक्त भी आएगा कि जब ना मारने वाले को पता होगा कि वो क्यों मार रहा है, और ना मरने वाले को पता होगा कि मैं क्यों मार रहा हूँ। वो एक दूसरे से पूछेंगे, मारने वाले को भी नहीं पता होगा कि मैं क्यों मार रहा हूँ, और मरने वाले को नहीं पता होगा कि मैं क्यों। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इस मामले को जो पाकिस्तान ने किया वो बड़ा ज़रूरी है कि हमें जो है वो पाकिस्तान की एक एक इंच ज़मीन का दफ़ा करना है, और किसी को ये ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, जिस तरह हमने 10 मई को हिंदुस्तान को जवाब दिया था, और वो एक ऐसी बिफिटिंग रिप्लाई था जिसको हिंदुस्तान की आने वाली नस्लें भी याद रखेंगी, और वो चैन से नहीं बैठेगा जब तक कि पाकिस्तान के अंदर तरह तरह के शोशे ना छोड़े जाएँ। और अब ईरान के बारे में बात करेंगे एक अलग से वीलॉग लेकर कि क्या वजूहात हैं, और वो डोनाल्ड ट्रंप जो कि नोबल पीस प्राइज़ के लिए तड़प रहा था, जिसके लिए पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ने भी बड़ी एक हिम्मत अफ़ज़ा बात की थी उसके साथ खड़े होकर कि अगर आप ये जंग ना रुकवाते तो कितने मिलियन लोग जो है वो मारे जाने थे। लेकिन 8 जंगें रुकवाने के बाद एक जंग शुरू करवा दी, जो मेरा ख़्याल में वो 8 जंगें रुकवाने में
जो है वो इतना पेशरफ्त नहीं होगी जितनी ये एक जंग लगाने की वजह से जितना नुकसान होगा। और ये अब देखना ये है कि क्या ईरान जो है वो खामोशी से बर्दाश्त करता है या फिर उसका जवाब देता है, और अगर वो जवाब देता है तो हम किस हद तक आगे जाएंगे। तो देखते हैं आगे आने वाले दिनों में क्या पेशरफ्त होती है। बहुत शुक्रिया।